everyone. In this video we'll discuss Thorndike's theory. ये जो है थियरी, इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थियरी या कनेक्शनिज्म भी इसको कहा गया है. तो चलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं इसको. दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय द अर्ली 20th century American psychologist E.L. Thorndike 1874 to 1949. Thorndike was the first SR psychologist. SR psychologist means stimulus response, उत्तेजना और response का ये psychologist है. Often referred to as the father of educational psychology and was a pioneer in study of animal behaviors. Father of educational psychology भी कहा जाता है और pioneer था, मतलब अग्रणी था किसमें? Animal behavior की study में. Thorndike's doctoral research on एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक ने डॉक्टरल मतलब अपना शोध कार्य किया था किस पे? एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर. तो वो इन्होंने दिया था 1898 में. उसके अंदर क्या था? प्रोवाइडेड द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट मिनिएचर सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग. तो पहला इन्होंने अपना सूक्ष्म जो लर्निंग का सिस्टम दिया था, मिनिएचर सिस्टम दिया था, वो था ट्रायल एंड एरर थियरी. और ये किस में था? एनिमल इंटेलिजेंस नाम की जो इनकी डॉक्टरल की रिसर्च थी 1898 में, उसमें. हिज experiments were carried out in which he studied how animals went about solving problems. Some of the animals he used were cats, dogs and chickens which were put in cages within sight of food after being deprived of food for a while. क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट करते चले गए और इनके एक्सपेरिमेंट्स में इस बात का पता लगा कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. इनमें से कुछ जो एनिमल इन्होंने यूज़ किए वो थे कैट्स, डॉग्स और चिकन्स. ठीक है, ये करते क्या थे कि इनको एक पिंजरे में रखते थे, कैट्स, डॉग्स एंड चिकन्स को. जैसे अब ये देखिए, ये बिल्ली जैसे पिंजरे में रखी है, इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस बना लेते थे. ये उस पिंजरे में इनको रखते थे और उनको खाने को देखने देते थे. मतलब जैसे ये पिंजरे में है तो इसके आसपास जैसे यहाँ खाना हो गया, यहाँ हो गया, इसको पहले भूखा रखा जाता था कुछ दिन या कुछ समय के लिए. इसको भूखा रखा जाता, बिल्ली को, चिकन को या आपका जो डॉग था उसको, और फिर उनको पिंजरे में ये बंद कर देता था और खाना इनकी नज़रों के सामने रहता था. अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ऑल लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. सारी की सारी लर्निंग थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग किसके माध्यम से होती है? एक फॉर्मेशन बनती है, एक बॉन्ड बनता है, मतलब एक बॉन्ड बन जाता है किस किस के बीच में? दो चीज़ों के बीच में. वो है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में. जब एक बॉन्ड बन जाता है तब जाके लर्निंग थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग होती है. ही फर्दर सेज दैट लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड करेक्शन. मतलब अंदाजा लगाया जाता है, फिर अगर कोई गलत होता है कोई काम तो फिर से उसमें करेक्शन की जाती है. इस तरह से लर्निंग सीखी जाती है. ए पर्सन मेक्स ए नंबर ऑफ ट्रायल्स. बहुत सारी ट्रायल्स लेता है एक इंसान, मतलब वो बार बार कोशिश करता है, कई सारे प्रयास करता है. सम रेस्पॉन्सेज डू नॉट गिव सेटिस्फैक्शन टू द इंडिविजुअल बट ही गोज ऑन मेकिंग फर्दर ट्रायल्स अंटिल ही गेट्स सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्सेज. कुछ जो प्रयास होते हैं उसके, उनसे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, लेकिन वो लगातार उसके ऊपर काम करता रहता है और बहुत सारी ट्रायल्स करता है, बहुत सारी कोशिश करता है और फिर तब तक कोशिश करता है जब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता. द थियरी वाज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर. थियरी किस पे बेस्ड है? ट्रायल और एरर पे, मतलब प्रयास और फिर उसमें कमी. ट्रायल एंड एरर प्रोसेस in which an animal placed in a problem-posing situation would randomly seek to solve such a problem. तो ये प्रयास और त्रुटि, आप कह लीजिए एरर को, प्रयास एवं त्रुटि का प्रोसेस है. इसके अंदर एक जानवर को प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगी जहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन होगी जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन में एक जानवर को रखता था, वुड रैंडमली सीक टू सॉल्व सच ए प्रॉब्लम, और वो जानवर रैंडम तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था. चलिए, अब ये इसने दिया है थॉर्नडाइक्स कैट. आगे
अगले पेज पे दे रखा है, तो आप पहले इस चीज को एक बार समझ लीजिए। ये करता क्या था, जैसे एक बिल्ली को इसमें रख दिया, फेमस इसका यही है, इस बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर रख दिया, भूखी बिल्ली है, सामने इसने इसकी मछली रख दी। अब मछली की गंध और मछली देखने से बिल्ली उसको खाना चाहती है, लेकिन वो पिंजरे के अंदर बंद है, तो वो क्या करती है, उछलती है, इधर उधर जाती है, ये करती है, वो करती है, मतलब पिंजरे को कभी काटती है, कभी नोचती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती। दरवाजा सिर्फ और सिर्फ एक बोल्ट से खुलता था, मतलब लैच कह लीजिए, कुंडी जो है वो लगी होती थी दरवाजे के ऊपर, और उसी कुंडी के हटने से ही दरवाजा खुल सकता था, और वो खुलती थी लीवर से। तो बिल्ली से गलती से लीवर दबा, दरवाजा खुला, बिल्ली आई, खाना खाया, और बिल्ली को इसने फिर से यही प्रोसेस में डाल दिया। अब की बार फिर से उसने वही सारी उछल कूद सारा सब किया, फिर से वो लीवर पे लगा और खाना मिल गया, फिर से लीवर पे लगा, खाना मिल गया, मतलब ये प्रोसेस कई बार किया गया। जब ये प्रोसेस कई बार किया गया तो बिल्ली ने धीरे धीरे ये सीख लिया कि जो गलती से मेरा पांव इस लीवर को लगा था, इस लीवर को पांव लगने से ही दरवाजा खुलता है, और फिर वो बाद में जल्दी जल्दी उसको खोलने लग गई। तो ये कुछ इसमें दे रखा है, ये जो थॉर्नडाइक्स कैट करके दे रखा है, ये वाला प्रोसेस पोर्शन हमारा इसमें। Thorndike's most widely quoted experiment is with a cat placed in a puzzle box. Thorndike put a hungry cat in a puzzle box. The box had one door, which could be opened by manipulating a latch. Latch मतलब कुंडी of the door. मतलब वो एक पजल बॉक्स में बिल्ली को रख देता था, हंगरी बिल्ली होती थी, और उसका बॉक्स का एक दरवाजा होता था जो एक कुंडी से खुलता था। A fish was placed outside the box. The cat, being hungry, had the motivation of eating food kept outside the box. अब भूखी बिल्ली होती थी, तो उसके कारण जो है उसमें मोटिवेशन आता था कि जो डिब्बे से बाहर खाना रखा है मुझे वो खाना है। However, the obstacle was the latch on the door. और उसके बीच में ऑब्स्टेकल क्या थी, रुकावट क्या थी, जो कुंडी थी वो। The cat made random movements inside the box indicating trial and error type of behavior. वो रैंडम मूवमेंट करती है, कभी इधर कभी उधर जाती है, तो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मूवमेंट। मतलब उसने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन उसमें त्रुटियां निकलती रही। बाइटिंग एट द बॉक्स, स्क्रैचिंग द बॉक्स, वॉकिंग अराउंड, मैनी पुलिंग एंड जंपिंग एक्सेट्रा, मतलब इस तरह के काम उसने किए टू कम आउट टू गेट द फूड, बाहर आकर खाना लेने के लिए। नाउ in the course of her movements the latch was manipulated accidentally and the cat came out to get the food. और बाई चांस मतलब एक्सीडेंटली जो है वो लैच उससे खुल गई, दरवाजा खुला और बिल्ली बाहर आ गई खाना लेने के लिए। Over a series of successive trials the cat took shorter and shorter time. जब बहुत सारी सक्सेसिव ट्रायल्स मीन्स एक के बाद एक जब बहुत सारी ट्रायल्स की गई तो बिल्ली कम से कम समय लेने लगी, committed less number of errors, कम गलतियां करने लगी, and was in a position to manipulate the latch as soon as it was put in the box and learnt the art of opening the door. और फिर बाद में जैसे ही उसको वो उस बॉक्स में रखता, बिल्ली तुरंत जो है कुंडी को खोल देती और वो सीख गई थी कि डिब्बे को, इसको डोर को कैसे खोलना है। Thorndike concluded that it was only after many random trials that the cat was able to hit upon the solutions. बहुत सारी ट्रायल्स के बाद उसको सोल्यूशन मिला। He named it as trial and error learning. इसीलिए इसने इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा है। आगे देखते हैं। An analysis of the learning behavior of the cat in the box shows that beside trial and error, the principles of goal, motivation, explanation, and reinforcement are involved in the process of learning by trial and error. मतलब इसके अंदर ट्रायल एंड एरर जो है, इस थियरी के अंदर ट्रायल एंड एरर के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ गोल, मोटिवेशन, एक्सप्लेनेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ये चीजें भी इस लर्निंग में इन्वॉल्व हैं। Laws of learning. Based on trial and error learning theory, Thorndike gave certain laws of learning
These laws are classified in two categories, primary laws और secondary laws. Three primary laws are law of readiness, law of practice and law of effect. Primary laws कितने में डिवाइड हुए? 3 में, law of readiness, law of practice and law of effect. तो चलिए law of readiness को देखते हैं. Law of readiness में क्या है? This law refers to the fact that learning takes place only when the learner is prepared to learn. No amount or effort can make the child learn if the child is not ready to learn. The dictum मतलब कहावत, that you can lead a horse to the pond but you can't make it drink the water unless it feels thirsty. अब देखिए क्या कहता है ये कहता है कि जब तक बच्चा सीखने को तैयार नहीं है तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते. इसमें सही सेइंग क्या जाती है कि आप एक घोड़े को तालाब पर तो ले जा सकते हो लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक कि वो प्यासा ना हो और खुद ना पीना चाहे. गोज वेरी वेल विद दिस लॉ. तो इस लॉ के साथ ये डिक्टम, ये सेइंग जो है, यू कैन लीड द हॉर्स टू द पोंड वाली, ये सही फिट बैठती है इसके अकॉर्डिंग. In other words, if the child is ready to learn, she learns more quickly, effectively, and with greater satisfaction than if she is not ready to learn. अगर वो सीखने को तैयार है बच्चा तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, इफेक्टिव तरीके से सीखेगा और ग्रेट सेटिस्फैक्शन के साथ सीखेगा, लेकिन बजाय उसके कि जब वो तैयार ना हो. अगर वो तैयार नहीं है, कोई भी बच्चा अगर तैयार नहीं है और उसे हम ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं सिखा पाएंगे, और सिखा भी पाएंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. इन द वर्ड्स ऑफ थॉर्नडाइक, द 3 स्टेजेस ऑफ लॉज ऑफ रेडीनेस आर. अब लॉ ऑफ रेडीनेस की 3 स्टेजेस इसने बताई. पहला क्या? फॉर ए कंडक्ट यूनिट रेडी टू कंडक्ट. जो कंडक्शन यूनिट है वो कंडक्ट करने को तैयार है. दैट मीन्स जो कंडक्शन मीन्स एक तरह से जिसको कंडक्ट करना है, व्यवहार करना है, वो यूनिट तैयार है व्यवहार करने के लिए. तो टू कंडक्ट इज सेटिस्फाइंग, तो उस टाइम पे व्यवहार करना सेटिस्फाइंग होगा. फॉर ए कंडक्शन यूनिट रेडी टू कंडक्ट, नॉट टू कंडक्ट इज एनोइंग. कंडक्शन यूनिट रेडी है कंडक्ट करने के लिए लेकिन नहीं किया गया, अगर उस टाइम पे कोई चीज कंडक्ट नहीं की गई, कोई चीज परफॉर्म नहीं की गई, तो वो एनोइंग हो जाएगा उसके लिए. फॉर ए कंडक्शन यूनिट नॉट रेडी टू कंडक्ट इज एनोइंग. और अगर कंडक्शन यूनिट यानी बच्चा अगर कुछ करने को तैयार नहीं है और आपने वहां पर कुछ कर दिया, कुछ कंडक्ट कर दिया, तो वो उसके लिए एनोइंग हो जाएगा. तो 2 सिचुएशंस में एनोइंग आता है. क्या? एक तो जब बच्चा रेडी है और नहीं करवाया गया काम, एक तब एनोइंग होगा, और दूसरा है बच्चा रेडी नहीं है लेकिन काम करवा दिया गया तो भी एनोइंग होगा. सेटिस्फाइंग कब होगा? जो कंडक्शन है वो कंडक्ट करने को तैयार है और उस टाइम पे कंडक्ट कर दिया गया कोई काम, तो वो सेटिस्फाइंग होगा. Thus, the law of readiness means mental preparation for action. Mental preparation for action होता है इसका अर्थ. It is not to force the child to learn if he is not ready. Learning failures are the result of forcing the learner to learn when he is not ready to learn something. Learning failure कब होता है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग? जब बच्चे को, जब लर्नर को कुछ याद करने के लिए फोर्स किया जाता है जिस समय पर वो उस काम को करने के लिए तैयार ना हो. आगे देखिए इसमें सेकंड, इसमें कहता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ रेडीनेस. तो ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? द लॉ ड्रा द अटेंशन ऑफ टीचर टू द मोटिवेशन ऑफ चाइल्ड. ये लॉ जो है टीचर का ध्यान किस तरफ करता है कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन की तरफ. द टीचर मस्ट कंसिडर द साइकोबायोलॉजिकल रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट टू एंश्योर सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. टीचर को ये जरूर पक्का कर लेना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए कि बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सीखने को तैयार है या नहीं है, और तभी वो सक्सेसफुली लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कर पाएगा. करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये दोनों चीजें शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड. बच्चा कितना मैच्योर है, कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम और लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये नहीं कि उसको बहुत लो लेवल का या बहुत हाई लेवल का दे दिया. मान लीजिए अगर बच्चा हमारा 10 साल का है, 10 ईयर्स का है बच्चा, और उसको हमने उठा के
6 साल के बच्चे वाला सिलेबस दे दिया तो उसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हमने उसे उठा के 16 साल का, 18 साल वाले बच्चे का, 20 साल वाले बच्चे का सिलेबस दे दिया तो भी उसे मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैच्योरिटी जो है बच्चे की वो देख लेनी चाहिए मेंटल लेवल की, कि कितना मेंटली वो डेवलप हो चुका है बच्चा। इफ दिस इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता, देयर विल बी पुअर कॉम्प्रिहेंशन एंड रेडीनेस में वैनिश। तो कॉम्प्रिहेंशन जो समझ है वो बहुत कम होगी और रेडीनेस जो है वो गायब हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का लॉ। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ प्रैक्टिस इन लर्निंग। ये प्रैक्टिस को महत्व देता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लर्निंग बिकम्स एफिशिएंट थ्रू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से लर्निंग जो है वो एफिशिएंट बनती है और ज़्यादा अच्छी बनती है। द डिक्टम, इसमें जो डिक्टम है वो कौन सा है? पेशेंस मेक्स द मैन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, goes very well with this law. This law is further split into two parts, law of use and law of disuse. Law of use and law of disuse, दो में ये डिवाइड हो जाता है। कौन सा? Law of exercise. The law of use means that a connection between a stimulus and response is strengthened by its occurrence, its exercise or its use. एक कनेक्शन बनता है जब बच्चा सीखता है, तो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनता है, ये हमने पहले भी देखा था, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में। तो ये जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बना है उसको और ज़्यादा स्ट्रेथन कर दिया है अक्रेंस के द्वारा। बार बार वो आ रहा है, एक्सरसाइज के द्वारा उसकी एक्सरसाइज की जा रही है, उसे यूज किया जा रहा है, ऐसा करके ये होता है लॉ ऑफ यूज। इन अदर वर्ड्स द यूज ऑफ एनी रेस्पॉन्स strengthens it। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी रेस्पॉन्स का बार बार यूज अगर किया जाएगा तो उससे उसको ताकत मिलेगी। एंड मेक्स इट मोर प्रॉम्प्ट, और इसको और भी ज्यादा प्रॉम्प्ट कर देता है, सही कर देता है, इजी एंड सर्टेन। रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिसयूज, अब लॉ ऑफ डिसयूज जो है, इट इज सेड दैट व्हेन द modifiable connection is not made between a stimulus and a response over a length of time, the strength of that connection is decreased। क्या होता है? अगर एक modifiable connection, मतलब जो उसको modify कर पाए उस चीज को, किस चीज को? जो कनेक्शन है, कनेक्शन को modify करने वाली कोई चीज अगर दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक नहीं डाली गई, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में अगर कोई मॉडिफिएबल कनेक्शन नहीं डाला गया, तो क्या होगा? समय के साथ साथ जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट एनी एक्ट दैट इज नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम जनरली डिकेज। इसका अर्थ क्या है? कि कोई भी काम जो काफी समय तक नहीं किया जाता, प्रैक्टिस नहीं की जाती उसकी, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिके करता है, पतन की तरफ चला जाता है। एनीथिंग दैट इज नॉट यूज्ड, exercised or practiced for a certain period tends to be forgotten or becomes weak in strength, efficiency and promptness। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज जो काफी लंबे समय तक यूज ना की जाए, एक्सरसाइज ना की जाए, उसकी प्रैक्टिस ना की जाए, तो हम उस बात को भूलने लगते हैं और वो जो चीज है उसकी ताकत कम होने लगती है, एफिशिएंसी कम होने लगती है और प्रॉम्प्टनेस भी कम होने लगती है। नेक्स्ट, इसके एजुकेशनल implications of law of exercise. Exercise occupies an important place in learning. Teacher must repeat, give students drill in some subjects like mathematics, drawing, music and vocabulary for fixing material in the minds of the students. एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है टीचिंग में. टीचर को बार बार रिपीट करना चाहिए, ड्रिल्स देनी चाहिए, वो सुराग करने वाली ड्रिल नहीं, ड्रिल्स मतलब बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करवानी चाहिए. ड्रिल्स देनी चाहिए कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स में, ड्राइंग में, म्यूजिक में, वोकेबलरी में, ताकि मटेरियल उनके माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में अच्छे से फिट हो जाए. थॉर्नडाइक later revised this law of exercise and accordingly it is accepted that practice does bring improvement in learning but it in itself is not sufficient. बाद में उसने इस लॉ को रिवाइज किया थॉर्नडाइक ने, और
उसके अकॉर्डिंग क्या माना कि हालांकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अपने आप में सफिशियंट नहीं है। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता रहे बच्चा तो पर्याप्त नहीं है, ये उसे सिखाना भी होगा, मोटिवेट भी करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट तो लाती है लर्निंग में, लेकिन अकेली यही सब कुछ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ऑलवेज प्रैक्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय सम रिवॉर्ड, कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होने चाहिए टू द लर्नर। प्रैक्टिस की तो लर्नर को कोई रिवॉर्ड मिले उस चीज़ का, उसे सेटिस्फैक्शन मिले, तब जाके प्रैक्टिस जो है फायदेमंद रहेगी। द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, लर्नर को मोटिवेट करना चाहिए लर्न करने के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट, इस लॉ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ विच स्टेट दैट when a connection between stimulus and response is accompanied by satisfying state, its strength is increased. लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? थॉर्नडाइक कहता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज में से है ये, जिसमें थॉर्नडाइक क्या कहता है कि जब एक कनेक्शन स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में सेटिस्फाइंग स्टेट द्वारा अकम्पनी किया जाता है, यानी जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों के बीच में कनेक्शन बना, लर्निंग हुई और वो लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री थी, ठीक है। जब वो सेटिस्फैक्ट्री थी तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या कहता है ये, उस टाइम पे इसकी ताकत जो है वो बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए कनेक्शन इज अकम्पनीड बाय एन अनोइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, और दूसरी तरफ जब एक कनेक्शन जो रेस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में बना है, वो कनेक्शन अनोइंग हो, मतलब उसमें गुस्सा आए, मजा ना आए, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है इज रिड्यूस्ड और वीकन्ड, वो कम हो जाती है। द सेइंग नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इसमें जो सेइंग है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस के मतलब जो है सफलता जैसी कोई चीज नहीं है, गोज वेरी वेल विद दिस लॉ। इस लॉ के साथ वो कहावत बिल्कुल सही फिट बैठती है। कौन सी? सफलता जैसी कोई चीज नहीं है, या सफलता के बाद जब एक सफलता मिल जाती है तो उसके बाद अनेक सफलताएं जो हैं वो मिलती चली जाती हैं। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, मतलब अगर उसमें बच्चा सफल हो गया, स्टार्टिंग में जो कनेक्शन बनाना है अच्छा ढंग से बन गया, तो बार बार जो है वो सफलताएं प्राप्त करता चला जाएगा। In other words, the responses that produce satisfaction or comfort for the learner are strengthened, and responses that produce annoyance or discomfort for the learner are weakened. जो सेटिस्फैक्ट्री वाले हैं, सेटिस्फैक्शन वाले, कंफर्ट वाले, वो तो स्ट्रेंथनिंग के हैं, ताकत के हैं, और जो रिस्पॉन्स अनायंस के हैं और डिस्कम्फर्ट के हैं वो कमजोरी के हैं। It is also known as law of pleasure and pain. Law of pleasure and pain. अगर pleasure है, strengthening है, pain है तो weakness है। Law of satisfaction and annoyance. Satisfaction है तो वो क्या करेगी? strengthening. Annoyance है तो क्या करेगी? weakness. Thorndike revised this law in 1930, and according to this revision, he stated that reward strengthened the response but punishment did not always weaken the response. तो उसने क्या 1930 में इसको रिवाइज किया और क्या निष्कर्ष निकाला कि जो रिवॉर्ड है वो हमेशा रेस्पॉन्स को ताकत देता है, लेकिन पनिशमेंट जो है वो हमेशा रेस्पॉन्स को घटाती नहीं है। मतलब ये मत मान के चलिए कि रिवॉर्ड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और punishment always negative रहेगी। punishment can be positive and negative also, but reward is always positive. punishment can be positive as well as negative also. Then he placed more emphasis on the reward aspect than on the punishment aspect of the law of effect. फिर उसने ज़्यादा फोकस किस पे किया? रिवॉर्ड एस्पेक्ट पे बजाय पनिशमेंट एस्पेक्ट के। मतलब
उसने पॉजिटिव वाला लिया कि भाई जब हमेशा रिवॉर्ड से ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो रिवॉर्ड के लिए गया, ना कि पनिशमेंट के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। दिस लॉ signifies the use of reinforcement और feedback in learning। किसके ऊपर फोकस करता है? रीइंफोर्समेंट के ऊपर, पुनर्बलन के ऊपर या फीडबैक के ऊपर, लर्निंग के अंदर के उसका फीडबैक लिया जाए। दिस implies that learning trials must be associated with satisfying consequences। जो लर्निंग ट्रायल्स हैं, जो लर्निंग के प्रयास हैं, वो किसके साथ जोड़ देने चाहिए? सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज के साथ, मतलब जिनके परिणाम बहुत ही संतोषजनक परिणामों के साथ लर्निंग को जोड़ देना चाहिए। द टीचर कैन यूज रिवॉर्ड टू स्ट्रेंथन सर्टेन रिस्पॉन्सेज एंड पनिशमेंट टू वीकन अदर्स। टीचर क्या कर सकता है? कुछ रिवॉर्ड यूज कर सकता है ताकि वो जो स्टिमुलस और उसके बीच में, रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बना है, वो कनेक्शन वो और ज़्यादा अच्छा बना सके, और पनिशमेंट को यूज़ करना चाहिए ताकि उसको कमज़ोर कर सके। हाउएवर द यूज़ ऑफ रिवॉर्ड इज़ मोर डिज़ायरेबल देन द यूज़ ऑफ पनिशमेंट इन स्कूल लर्निंग। स्कूल लर्निंग में रिवॉर्ड को ज़्यादा माना जाता है बजाय पनिशमेंट के। द टीचर फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग सिचुएशन कैन एक्सप्लॉइट द यूज़ ऑफ रिवॉर्ड। जो द टीचर फॉर मोटिवेटिंग, टीचर जो है वो मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो लर्निंग कर सकें, लर्निंग सिचुएशन में आ सकें, तो वो किसका फ़ायदा उठा सकता है? वो फ़ायदा उठा सकता है रिवॉर्ड का। यानी टीचर को स्कूल में रिवॉर्ड का यूज़ करना चाहिए। थॉर्नडाइक हैड लेड ग्रेट एम्फेसिस अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। थॉर्नडाइक ने पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। ही आर्ग्यूड दैट पनिशमेंट इज़ much less effective, although it does not have less effective weakening effect on learning। punishment जो है वो बहुत कम इफेक्टिव है, हालांकि it does not have less effective weakening effect on learning। इसमें जो है it does not have less effective weakening effect, less effective weakening effect, मतलब इसमें जो है वीकनिंग इफेक्ट जो है वो कम असरदार नहीं है। वीकनिंग तो ये करती है, मतलब कमजोर तो ये उसको पूरी तरह से करती है, लेकिन पॉजिटिव में फिर थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो लर्निंग में हमें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पनिशमेंट जो है वो उसको कमजोर करने में, जो कनेक्शन बना है उसको कमजोर करने में तो पूरी तरह से इफेक्टिव है, लेकिन उसको सुदृढ़ करने में पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। टू थॉर्नडाइक, learning is the stamping in of the successful SR bond, while forgetting is the stamping out of the successful SR bond। अब ये stamping out होता है, वो तो होता है किसी चीज़ का ख़त्म कर देना, मतलब stop something, लेकिन stamping in जो है ये फ्रेजल वर्ब मुझे नहीं मिली, इसमें आप चेक कर लेना एक बार। stamping on हो सकता है। stamping in of the successful SR bond while forgetting is the stamping out of the unsuccessful SR bond। देखिए, अगर सक्सेसफुल SR बॉन्ड बनता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड या स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन सक्सेसफुल होता है, तो लर्निंग आएगी। और अगर, जबकि फॉरगेटिंग जो है, बच्चा भूलता कब है? वो भूलता है अगर एक अनसक्सेसफुल कनेक्शन या बॉन्ड बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो बच्चा जो है वो भूलना स्टार्ट कर देगा। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब ये तो प्राइमरी लॉज किए हमने तीनों, ठीक है। पहला किया जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। अब सेकेंडरी लॉज। थॉर्नडाइक ऑल्सो प्रपोज्ड 5 सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो 3 तो प्राइमरी, 5 सेकेंडरी। दे आर फॉलोइंग, ये हैं पांचों। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिस्पॉन्स। व्हेन एन इंडिविजुअल फेसेस ए प्रॉब्लम, ही रिस्पॉन्ड्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग एट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या
वैरिड रिस्पॉन्स, मतलब बहुत सारे या अलग अलग जो रिस्पॉन्स होते हैं उनका ला क्या कहता है, जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो अलग अलग तरीकों से वो रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड करता है, इससे पहले कि वो करेक्ट रिस्पॉन्स को पकड़ पाए। लॉ ऑफ एटीट्यूड, इंडिविजुअल लर्न्स बेटर इफ ही डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है तो इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ और असिमिलेशन, एनालॉजी का या असिमिलेशन का जो लॉ है, एनालॉजी होती है मतलब समानता, अनुरूपता, और असिमिलेशन मिलाना, दो चीज़ों को मतलब मिला के देखना कि समान नहीं है क्या है। When an individual faces a problem, the response he makes will resemble to an earlier response in a similar situation. क्या कहता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम को फेस करता है तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो उससे मिलता जुलता रिस्पॉन्स होता है जो उसने ऐसी ही परिस्थिति में पहले कभी दिया था, तो ऐसा रिस्पॉन्स उसका आता है। आगे है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, लॉ ऑफ partial activity. Learner reacts to the learning situation in a selective manner due to the influence of past experience. Prepotency of element. पोटेंसी होता है बल या शक्ति, मतलब आप कह सकते हो। तो एलिमेंट की प्रीपोटेंसी, मतलब प्रीपोटेंसी का मतलब होगा पहले एलिमेंट की कितनी शक्ति है माइंड में। या लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल मतलब बहुत कम, जो पार्शियल बहुत थोड़ी, वो जो एक्टिविटी है, पार्शियल जो एक्टिविटी है उसका लॉ। अब देखिए पार्शियल का अर्थ यहाँ पक्षपातपूर्ण भी आप कह सकते हो, यानी उससे उसी की तरह से काम करेगा, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा। किस चीज की तरफ, ये क्या कहता है, लर्निंग सिचुएशन इन अ सिलेक्टिव मैनर, मतलब वो सिलेक्टिव हो जाता है, पार्शियल हो जाता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो लर्नर चीज़ों को सीखने में थोड़ा पार्शियल हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है कि भाई यही करना है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इफ वन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड इन एसोसिएशन विद द अदर स्टिमुलस, the response for the first stimulus shifts for the second stimulus too. This law of Thorndike is equivalent to Pavlov's classical conditioning, law of associative shifting. तो ये Pavlov की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना उस जैसा ही लॉ है। क्या कहता है कि एक जो रेस्पॉन्स होता है, ये एक स्टिमुलस है, इसका कोई रेस्पॉन्स हुआ, ठीक है, R1 मान के चलते हैं, रेस्पॉन्स 1 हुआ, ये स्टिमुलस था, ये स्टिमुलस की कॉपी है, मतलब इसी जैसा है, तो इसका रेस्पॉन्स 2 नहीं आएगा, इसका भी R1 ही आएगा। जैसा रेस्पॉन्स इसमें दिया वैसा ही इसमें दिया। जैसे वो घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में पानी आता था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स थियरी इन एजुकेशन, थॉर्नडाइक की इस थियरी की एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है वो भी देखते हैं। Importance of readiness, readiness की importance. Thorndike believed that readiness is preparation for action. It is essential for learning. If the pupil is ready to learn, he learns more quickly and effectively with greater satisfaction than if he is not ready to learn. ये हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज़। Importance of motivation. Thorndike emphasized the importance of motivation in learning, which was टोटली नेग्लेक्टेड बिफोर हिज टाइम। उसके समय से पहले पूरी तरह से जिस चीज को नेग्लेक्ट किया जाता था वो था मोटिवेशन, और थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर स्पेशल एम्फोसिस दिया है इसके महत्व के ऊपर कि भाई ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्या? मोटिवेशन। अराउजल ऑफ मोटिवेशन मेक्स द स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग। जब मोटिवेशन अराउज होता है तो बच्चे को वो तैयार कर देता है लर्निंग के लिए, तैयार कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज नहीं, एक्सपीरियंस। द थियरी रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस की भी भाई महत्व है, उसका महत्व ये पहचानती है। द
अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स ड्यू टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो समझ है उसका निर्माण होता है पुराने अनुभवों के आधार पर। इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन, रेपिटेशन की इम्पोर्टेंस। फॉर इफेक्टिव लर्निंग मोर रेपिटेशन शुड बी मेड, इफेक्टिव लर्निंग के लिए रेपिटेशन जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। फॉरगेटिंग ऑफ लर्नड प्रोसेसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज की वजह से क्या होने लगती है, फॉरगेटिंग होने लगती है। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, रेपिटेशन करते रहना चाहिए, यूज करते रहना चाहिए उस चीज़ को, मतलब। रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लॉ ऑफ इफेक्ट रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किस चीज़ को पहचानता है, रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट को इन लर्निंग में। लर्निंग ऑफ स्किल्स लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एक्स्ट्रा टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। तो जो लर्निंग है स्किल्स की वो किससे होती है, वो ट्रायल एंड एरर थियरी के ऊपर बेस्ड होती है। अब आगे है ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये है बीएफ स्किनर की, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।